गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 3 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न भी पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में बहुत ही प्यारा सा 2 क्वेश्चन का क्विज देखेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, सही उत्तर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्यारा सा ये लाइन, जो कि हम डेली एक नया नया लेकर के आते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, दिन की शुरुआत इसी लाइन से हमारी होती है हमेशा। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आए तो आप उसको लेकर के घबराइए नहीं। ठीक है, टेंशन में मत आ जाइए। ठीक है, क्योंकि एक टेंशन से दूसरा टेंशन नहीं आता है। ठीक है, जब आपका माइंड जो है, जब किसी नेगेटिव चीज़ों से भरा होता है तो फिर वो और नेगेटिव चीज़ें थॉट्स लेकर के आती हैं। ठीक है, तो फिर आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोच पाते हो। इसलिए अगर माइंड आपका एकदम फ्रेश रहेगा, ठीक है, तनाव मुक्त रहेगा, तो ही एक अच्छी अच्छी थॉट्स, अच्छी विचार या फिर हर एक प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आ पाएगा। ठीक है, तो अपने माइंड पे काम करिए। ठीक है, माइंड में अपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आने दीजिए। ठीक है, तो फिर समस्याएं भी नहीं आएंगी। ठीक है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल, अगर आप खुश हैं और किसी भी परिस्थिति को अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी भी अगर आप हंसते हुए हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आपका कंपनी हर किसी को पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि अगर कोई इंसान हमेशा उदास रह रहा है, हमेशा सैड रह रहा है, तो उसके पास लोग कम जाते हैं, उससे लोग कम मिलेंगे। ठीक है, बट वही जो इंसान हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, उससे लोग मतलब मिलने जुलने में अच्छा लगता है। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। ठीक है, इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी समय हो, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, वो गुजर जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे बदलता रहता है। इसलिए कैसा भी परिस्थिति आए तो मुस्कुराते रहिए। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर, ठीक ठीक है, कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति किसने भेंट की है? ठीक है, यानी कि वो कौन है जिन्होंने मोदी जी को अपनी पुस्तक भेंट की है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ए संजीव जोशी, बी मनोरमा मिश्रा, सी शशि थरूर या डी परिमल नाथवानी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है परिमल नाथवानी। ठीक है, और ये जो बाकी नाम है संजीव जोशी, ठीक है, इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी है एक समंदर, ठीक है, मेरे अंदर। ठीक है, इनकी पुस्तक है संजीव जोशी जी की एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, और ये मनोरमा मिश्रा जी की कौन सी पुस्तक है? इनकी है संस्कृति संस्कृति के आयाम। ठीक है, के आयाम। ठीक है, और अभी ये जो आई है कॉल ऑफ द गिर, ठीक है, इसके है लेखक परिमल नाथवानी जी। ठीक है, और ये जो है, ये गिर गिर किस नाम पे है? ये है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, ये जो है एकमात्र, ठीक है, सिंघों का यानी कि लायन का एशिया में स्थान है। ठीक है, यानी कि एशिया में सिंघों का एकमात्र स्थान है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इस पे ये न्यूज़ देखिए क्या है, ये यही है। ठीक है, परिमल नाथवानी जी ये है। ठीक है, इन्होंने पुस्तक प्रोजेक्ट लायन और लायन 2024 को विजन में रखते हुए ये दिए हैं।
ठीक है, प्रोजेक्ट लायन के लिए, ठीक है, 247 जो विजन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये न्यूज़ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने किसे आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष चुना है? ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने, ठीक है। ऑप्शन है ए यूएसए, बी भारत, सी जापान या डी चीन। तो किसे चुना गया है अध्यक्ष के रूप में? सही उत्तर है ए यूएसए को, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि भारत को, ठीक है, भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने, ठीक है, इसने क्या किया है, सप्लाई चेन काउंसिलिंग का उपाध्यक्ष चुना है। तो ये न्यूज़ है, ठीक है, कि भारत जो है उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, और उसी का अध्यक्ष यूएस से चुना गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी बन सकता है, ठीक है, कि अध्यक्ष किसे चुना गया है, उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को, अध्यक्ष अमेरिका को, ठीक है, यूएसए को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का एल्यूमिनियम उत्पादन में कौन सा रैंक रहा है? ठीक है, भारत का एल्यूमिनियम उत्पादन में कौन सा रैंक रहा है? ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ, ठीक है। तो कौन सा रहा है? इसका सही उत्तर है बी द्वितीय, ठीक है, सेकेंड नंबर पे रहा है, ठीक है। ये देखिए आगे इसका न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि भारत दुनिया का, ये थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक तथा तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम में दूसरा नंबर पे है, ठीक है, चूना पत्थर पे उस पे है तीसरे नंबर पे, ठीक है, और लौह अयस्क में है चौथे नंबर पे, ठीक है, ये याद रहे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, अपने भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसका? तो वो है ओडी, यानी कि उड़ीसा, ठीक है। मतलब आधे से भी, पूरे भारत में जितना उत्पादन होता है एल्यूमिनियम का, उससे उसके आधे से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा से ही आ जाता है, ठीक है। और बॉक्साइट जो होता है, आपने सुना होगा बॉक्साइट, वो जो है एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है, ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, जो कि एक अलौह धातु है, अलौह धातु है, ठीक है। ये तो हो गया एल्युमिनियम का, उड़ीसा में सर्वाधिक है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े हैं उसका चूना, अरे हाँ, चूना का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, कौन से राज्य में? तो वो है राजस्थान में, लगभग 29% राजस्थान से है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा अभी लौह अयस्क में, ठीक है, तो लौह अयस्क में भी कौन कौन सा है? उड़ीसा ही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसमें हम लोग हैं थर्ड नंबर पे और इसमें फोर्थ नंबर पे विश्व में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लोथल लोथल में समुद्री विरासत परिसर, ठीक है, पर साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी वियतनाम, सी सऊदी अरब या डी ओमान, ठीक है। तो कौन से देश के साथ हुआ है? इसका सही उत्तर है बी, ठीक है, वियतनाम, ठीक है। ये इसका न्यूज़ यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की उपस्थिति में नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन साइन हुआ,
ठीक है। तो ये जो लोथल है जहाँ पे ये बात हो रही है, ये ये यहाँ पे जो लोथल है ये है गुजरात में। ठीक है। तो अगर आप ये लोथल अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको याद है कि उसमें लोथल के बारे में हमारे हड़प्पा सभ्यता के समय में इसकी चर्चा हुई है। ठीक है। ये हड़प्पा का एक स्थल है। ठीक है। जो कि उस समय, ठीक है, भोगवा नदी, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी लोथल अभी न्यूज़ में है, तो हो सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन के रूप में आप एग्जाम में आ जाए। ठीक है। कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे बसा था, तो वो है भोगवा नदी। ठीक है। और लोथल जो स्थल है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने। ठीक है। 1955 और 62 के मध्य में। ठीक है। तो देखिए, जो दोस्तों जो स्थल न्यूज में रहता है उससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से ये नहीं आता है तो सिर्फ लोथल से ऐसे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रहे, भोगा नदी के किनारे था। इसकी खोज 1955 से 62 के बीच में रंगनाथ राव जी ने की थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है। चलते हैं अब, इसका तो ये देख लिया। और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है। ऑप्शन है ए 2, बी 4, या सी 6, या डी 8। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है डी, 8वें नंबर पे। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। ठीक है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि भारत जो है अभी 2024 में आया है, 2023 का रिपोर्ट आया है, तो 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है। और ये जो 8वें नंबर पर रहा है, ये पिछले साल की तुलना में यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में थोड़ी कमी आई है। 2022 में कितना था? 55 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था। ठीक है। 2023 में हुआ है 51 बिलियन डॉलर का। ठीक है। तो कमी आई है निर्यात में। ठीक है, कृषि निर्यात में। तो ठीक है, अगर आप ये डाटा देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि यार कमी आ गई, बट इन रियलिटी सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अच्छी बात है कि यार ये कम हुआ है। तो क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग मतलब सबसे ज़्यादा चीज़, सर्वाधिक क्या चीज़ निर्यात करते हैं? ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग चावल। ठीक है। और ये बात तो बहुत दिनों से हो रही है कि चावल जो है इसके उत्पादन के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। ठीक है। तो इसकी मतलब इसकी खेती हो रही है, तो हम लोग ज़मीन से ज़्यादा पंप सेट लगा के या फिर नहर के माध्यम से चावल में मतलब पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा लोगों का मानना है, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि हम लोग चावल नहीं, अपना पानी बेच रहे हैं। ठीक है। क्योंकि चावल को उगाने में पानी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है। और जब इस मतलब इसीलिए ये कहते हैं हम लोग कि हम लोग, ठीक है, वाटर यानी कि जल बेच रहे हैं, यानी कि अपना कल बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है। कृषि निर्यात चीज़ों में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात होता है हमारे भारत से। इसलिए लोगों का कहना है कि हम लोग ज़्यादा पानी लगा रहे हैं उसको चावल उत्पादन में, इसलिए हम लोग जल नहीं कल बेच रहे हैं अपना। ठीक है। तो ये ये न्यूज़ रहा है अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश को अपने 2 बंदरगाह इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं? ठीक है। भारत ने किस देश को अपने 2 बंदरगाह दिए हैं प्रयोग करने के लिए? ठीक है। ऑप्शन है ए वियतनाम, बी श्रीलंका, सी मालदीव, या डी ईरान। सही उत्तर क्या है इसका? सी मालदीव। ठीक है। इसको दिया है 2 बंदरगाह, और भी 2 बंदरगाह कौन कौन सा है? ठीक है। पहला है, क्योंकि यहाँ नीचे न्यूज़ में देखते हैं, यहाँ पे पहले ये देखिए। ठीक है। मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर बंदरगाह और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह का इस्तेमाल मतलब करेगा ये। ठीक है, मालदीव।
तो कांडला, कांडला ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में, ठीक है। और विशाखापट्टनम जो है ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पोर्ट को अब मालदीव यूज करेगा, ठीक है। भारत ने इसकी परमिशन दे दी है उसको, ठीक है। तो ये दोनों बंदरगाह, ठीक है, और किसे दिया है, कौन से देश को, ये याद रहे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, ठीक है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। यूपीआई, यूपीआई मतलब जो आपके जिससे आपके आपके मोबाइल में फ़ोन पे और गूगल पे है, ठीक है, वो यूपीआई से जनरेट होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि उस यूपीआई को कौन बनाया है, ठीक है। ऑप्शन है ए आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, सी वित्त मंत्रालय, या डी भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है बी, एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। इसका न्यूज़ क्या है ये देखिए, जो यूपीआई है, जो आपके मोबाइल में ऐसे नहीं दिखाता है, इसमें ये फ़ोन पे में भी होता है, गूगल पे में भी होता है, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा उसमें ये यूपीआई यूज होता है, ठीक है। तो ये भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली है, ठीक है, यानी कि तुरंत ऑनलाइन होता है ना हम लोग का। तो ये 2016 में ये, ठीक है, एनपीसीआई द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है, याद रहे यूपीआई कौन बनाया है, तो ये एनपीसीआई, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन इंडियन रेसिंग फेस्टिव, ठीक है, इंडियन रेसिंग फेस्टिव की गोवा एसिस रेसिंग टीम का मालिक बना है, ठीक है। यानी कि ये एक टीम है गोवा एसिस रेसिंग टीम, ठीक है। उसके मालिक अभी नए नए बने हैं, वो कौन बने हैं? ऑप्शन है ए सौरव गांगुली, अरे, ऑप्शन है ए सौरव गांगुली, बी अर्जुन कपूर, सी जॉन अब्राहम, या डी सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, जॉन अब्राहम, ठीक है। इसका न्यूज ये देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं जॉन अब्राहम, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। इंडियन रेसिंग जो फेस्टिवल है ये 24 अगस्त से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है, अपने देश के अलग अलग शहरों में, ठीक है। और इसमें जो टीमें हैं उसमें एक टीम है रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम, तो इसके मालिक कौन है? वो है सौरव गांगुली जी, ठीक है। उसके बाद एक और टीम है जो है डेमंस दिल्ली, ठीक है। तो पूरा नाम ये है, पूरा नाम ये है, बट मेन चीज़ ध्यान देना है कि कोलकाता की जो टीम है रॉयल्स टाइगर, उसके उसके हैं सौरव गांगुली, और डेमंस जो दिल्ली है उनके हैं अर्जुन कपूर, ठीक है। और गोवा के अभी बने हैं जॉन अब्राहम, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिक स्टैटिक जीके, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख मिला है हमें जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष मतलब जो अपने देश का नाम है उसका जिक्र है, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख है? हम्म, इसका वो अभिलेख है, इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाथी गुफा, हाथी गुफा, ठीक है। ये जो है ये अभिलेख मतलब किस राजा से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा के, उड़ीसा के जो राजा थे खारवेल, खारवेल, उड़ीसा के शासक खारवेल के, उनके बारे में ये मतलब विवरण देता है ये हाथी गुफा, और उसी में भारतवर्ष का जिक्र है, ठीक है। ये लगभग जो है 1995 से नहीं 1900 नहीं, मतलब 195 से 172 ईसा पूर्व, ठीक है, का है ये, ठीक है। तो हाथी गुफा सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हुआ है उसमें, ठीक है।
चलते हैं अपने अगला जो क्वेश्चन क्या है। कल हम लोग देखे थे उपसौर, ठीक है। आज देख रहे हैं अपसौर। किस तिथि को होता है? मतलब कि जो सूर्य है बीच में, ठीक है, उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, तो उसमें अपसौर किस तिथि को होता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि अपसौर मतलब वो होता है जिस समय पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी सबसे मैक्सिमम दूरी पर होती है, ठीक है। तो उस तिथि को बोलते हैं अपसौर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखे थे जो सबसे पास में होती है, कल देखे थे हम लोग, उसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है। तो आज देखेंगे जो सबसे ज़्यादा दूरी पर रहता है तो वो किस डेट को होता है? ये होता है 4 जुलाई से। मतलब 4 जुलाई को वो डेट है जिस दिन सबसे ज़्यादा दूरी पे रहता है, ठीक है। और उपसौर बताया था हमने 3 जनवरी, सबसे पास में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की, सॉरी दोस्तों बीच में थोड़ा सा मतलब गला जाम है थोड़ा, इसलिए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वो कब बनी थी? इसका डेट क्या है 1 अप्रैल 1951, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ था पहली पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1955 के लिए थी। यहाँ पे 1955 के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए थी। तो इसमें मतलब पहले इस जो ये बना था ये पहला पंचवर्षीय योजना, उसको एक मॉडल का नाम दिया गया जिसका नाम था हैरोल्ड डोमर, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस था कृषि के कृषि के उत्थान पे, ठीक है, और साथ ही साथ रोजगार भी था और शरणार्थियों के लिए भी व्यवस्था इसमें किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा? चौथा नंबर पे, औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC, ठीक है, औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? जैसा कि हमने कल वीडियो में देखा था ना कि मतलब कैसे 1857 में क्रांति होती है, 1858 क्रांति में कैसे ब्रिटिश क्राउन जो है भारत को अपने पूरे अंडर में ले लेता है, ठीक है। तो जब 1858 में, ठीक है, कंपनी की मतलब जो है पावर कम हो जाती है भारत में, ठीक है, उसके बाद जब वायसराय आ जाते हैं, कल मैंने ये सब पढ़ाया था आपको अच्छे से। तो वायसराय जब आ जाते हैं तो फिर EIC जो कंपनी है उसका जो है भारत में प्रभुत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 1858 से कब तक वो चलता रहता है, ठीक है, एक समय आता है जब ये पूरी तरह से भंग हो जाती है। तो वही डेट पूछ रहा है। तो वो डेट है 1 जनवरी 1 जनवरी 1884, ठीक है। 1 जनवरी 1884 में ये कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। उसके 1 साल बाद ही हमारे इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है 1885 में, ठीक है। शायद आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसी समय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से हम फिर कभी आगे किसी जब प्रश्न आएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पांचवा जो है, परमाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, आपने पढ़ा होगा परमाणु के बारे में बहुत, मतलब हाई स्कूल में, इंटर में, ठीक है। तो वही परमाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, तो वो किए थे, उनका नाम है जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, ठीक है, सन 1808 में, ठीक है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन, ठीक है, 1808 में, ठीक है। अब चलते हैं अपने जीके के आज लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ठीक है,
यानी कि महिला थी सबसे पहली बार, वो थी सांसद। कौन थी वो? ठीक है, तो उनका नाम है राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, लिखा हो यहाँ पे राधाबाई सुब्बारायन, सुब्बारायन। ठीक है, ये हमारे देश की पहली महिला सांसद है ये। ठीक है, और इतिहास में सबसे ज़्यादा इनका एक मतलब एक जगह रोल रहा है, वो है जब सन 1930 में, ठीक है, अपने अपने जब 1930 में जब भारत से लोग, आपने मतलब हिस्ट्री में देखा होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इंग्लैंड में लोग गए थे, लोग भारत के लोग यहाँ से। ठीक है, तो उसमें जो है महिला की तरफ से जो प्रतिनिधित्व की थी महिलाओं का, वो इन्होंने ही किया था 1930 में, राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं की प्रतिनिधि इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये मतलब इतिहास में भी इनका योगदान है। और जब आज़ाद हो गया भारत अपना, तो प्रथम महिला सांसद भी यही बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से जीके की क्वेश्चन भी समाप्त हुए। अब हम चलेंगे 2 अगस्त के जो हमने क्विज किए थे उसके उत्तर को आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्विज 1, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? कौशाम्बी का अभिलेख। ठीक है, जिसे बाद में लेके आए गए हम लोग वहाँ पे इलाहाबाद में, तो फिर उसे कहा गया प्रयाग अभिलेख। ठीक है, तो उसी को हम लोग रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, ठीक है रुकिए यहाँ पे, रानी का अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि अशोक, जो राजा अशोक थे, उनकी एकमात्र पत्नी, एकमात्र पत्नी जो कि जिसका नाम था कारुवाकी का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, और इसी में एकमात्र पुत्र, अशोक के एकमात्र पुत्र जिसका नाम है तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि कौशाम्बी का जो अभिलेख है वो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो पत्नी का उल्लेख होने की वजह से इस अभिलेख को, जो कि कौशाम्बी का है, उसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये इसी अभिलेख को कौशाम्बी का अभिलेख, प्रयाग अभिलेख क्यों कह रहे हैं, अभी आपको अगले बताते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख किस गुप्त शासक ने लिखवाया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने ही इस अभिलेख को, जो कौशाम्बी में था, इसको मंगवाया था कहाँ पे? इलाहाबाद में, यानी कि प्रयाग में। किस समय में? 200 ईस्वी में। ठीक है, तो जब वहाँ पे मंगवाया था और फिर वहाँ पे खुदवाया था, किससे? अपने कवि हरिसेन से। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो कवि थे हरिसेन, उनसे फिर अपने बारे में उसमें खुदवाया, मतलब ये जो अभिलेख था कौशाम्बी से मंगवाया इलाहाबाद में, फिर अपना लेख उस पर खुदवाया। ठीक है, तब से उसी अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख तथा प्रयाग अभिलेख दोनों कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और इनके कवि थे हरिसेन। ठीक है, तो ये क्विज जो था 2 अगस्त का, उत्तर ये उसका ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अब आज के 3 अगस्त के क्विज में। ठीक है, जिसका नाम है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दीजिए आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, भारत रत्न जो सम्मान है, भारत का सबसे उच्च सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, उससे सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और क्विज 2 क्या है? भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? थे नहीं, थी। ठीक है, तो इन दोनों क्विज का अगर उत्तर आपको पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, वरना हम अगले दिन इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिला हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी हो सके। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए। कुछ अच्छा कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेट करेगा, और कुछ नेगेटिव करेंगे तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ मैं सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा समय आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।